So today we are going to discuss about a new topic and the remaining part of the chapter number 5, United Nations and its organization. So the name of the topic is ILO, which refer to the International Labour Organization. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितनी भी की एजेंसीज होती हैं उनके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे नॉलेज और उस टॉपिक के बारे में जो चीजें होती हैं वो हमें उसकी फुल फॉर्म के अंदर से पता लग जाता है। जैसे इस टर्म का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इट्स मीन्स इस एजेंसी जो है ये ILO ये किसके रिगार्डिंग या फिर किसके लिए काम करती है, तो लेबर्स के रिगार्डिंग ये काम करती है। तो ये बहुत बड़ी एक बहुत स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की और एक वन ऑफ द अगर हम कहें तो डिफरेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो 3 ग्रुप के साथ में मिलकर काम करती है, यानी इसके 3 पार्ट्स हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्री पार्टियाई एजेंसी। तो यही टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज ILO विच रेफर टू द इंटरनेशनल लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एजेंसी किस तरह काम करती है, किस तरह से ये एजेंसी स्टैब्लिश हुई है, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये जो 2019 का टेन्योर था, 2019 में इस एजेंसी ने अपनी पूरी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, यानी 100 साल हो गए इस एजेंसी को बने हुए। बहुत एक बहुत अलग बात है इस एजेंसी के बारे में कि ये जो एजेंसी है इसको हम ट्री पार्टाई एजेंसी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अकेली एक एजेंसी है जो 3 ग्रुप के साथ काम करती है, वर्कर्स, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट। इन तीनों को लेकर, इन तीनों के साथ में कोरिलेशन बनाकर ये एजेंसी वर्क करती है, यानी वर्कर्स के, एम्प्लॉयज के लिए एंड जो हमारी गवर्नमेंट होती है वर्ल्ड की या फिर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है उसको साथ लेकर ये एजेंसी काम करती है। तो ये है इस एजेंसी का अगर हम कहें तो बेसिक सिनेरियो कि जो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को ये रेफर करता है। अब हम आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से जो ILO है ये किस तरह से स्टैब्लिश हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री क्या है स्टैब्लिश होने के लिए। सो हम थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर पीछे जाएंगे 1919 के टेन्योर में। तो 1919 का वही टेन्योर है जहां जिस टाइम पर आपकी लीग ऑफ नेशन जो है स्टैब्लिश हुई थी, किसके द्वारा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के द्वारा। तो 1919 में एक संधि होती है जिसका नाम है, या फिर अगर हम कहें जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इसके द्वारा जो है लीग ऑफ नेशन जो है आपकी स्टैब्लिश होती है। तो लीग ऑफ नेशन एक पहली इंटरनेशनल एजेंसी होती है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टैब्लिश करती है। तो लीग ऑफ नेशन के टाइम पर ही इसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये है इसका एक छोटा सा हिस्ट्री। अगर हम बात करें तो यानी 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के द्वारा लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट होती है और लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आगे जाकर फेल हो जाती है, बट यही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ILO को सबसे पहले स्टैब्लिश करती है। अब बात करते हैं कि ILO जो है लीग ऑफ नेशन से यूनाइटेड नेशन का सफर इनका कैसे रहा, किस तरह से जो है ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने की। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस सेक्टर में काम करती है, इंडिया ILO के साथ में किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आपकी यूनाइटेड नेशन का मेंबर कैसे बने। ये जो एजेंसी है ILO, ये ILO जो है आपकी लीग ऑफ नेशन से यूनाइटेड नेशन तक कैसे पहुंची, किस तरह से ये जो है यूनाइटेड नेशन की मेंबर बनी। तो इन 1946 ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बन जाती है, उसका मेंबर बन जाती है 1946 में। तो 1946 में जो लीग ऑफ नेशन 1946 में जो ILO है विच रेफर टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी बन जाती है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले लीग ऑफ नेशन ने स्टैब्लिश की होती है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं इसका एक मिशन की। देखिए हर एजेंसी एक मिशन प्रमोट करती है, एक एजेंडा प्रमोट करती है। तो इसका फाउंडिंग मिशन क्या है, यानी इनका एजेंडा क्या है, इनका मिशन क्या है। तो इनका मिशन क्या है जो आपको जरूरी है याद रखना, दैट इज सोशल जस्टिस।
यानी समाज में हर जगह पर जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, ये इनका मिशन है, जिसको लेकर चलती है, जिसको लेकर ये वर्क करती है और जिसको लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने स्टैब्लिश किया है। इसका नाम है सोशल जस्टिस। तो ये तो थी इसकी एक बेसिक बातें जो आईएलओ के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बारे में एक और बात बताना चाहूंगी कि इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। तो यानी इन 1969 में ये एक ऐसी स्पेशल एजेंसी है, पहली एक एजेंसी है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। इसलिए क्योंकि इसने सोशल जस्टिस के लिए काम करा है, क्योंकि इसने लेबर्स के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, क्योंकि इसने लेबर्स की राइट्स के बारे में सोचा है। तो यानी एक स्पेशल एजेंसी है जिसको पहली बार नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो 1969 में इनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया जाता है। तो ये तो एक बेसिक, अगर हम कहें तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दी आईएलओ विच रेफर टू दी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे आईएलओ का स्ट्रक्चर। तो आईएलओ स्ट्रक्चर क्या है, किसके रिगार्डिंग काम करती है? तो 3 पार्ट है इसके, वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट्स। तो इन तीनों को लेकर हर देश का वर्कर, हर देश का एम्प्लॉय, हर देश का जो गवर्नमेंट है, उनको लेकर इन तीनों पार्ट्स को कोरिलेट करके ये एजेंसी काम करती है, अपना वर्क स्टैब्लिश करती है। अब हम बात करते हैं आईएलओ का डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल। जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर हमारे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटी स्टैब्लिश है, तो आईएलओ ने लेबर्स की बेनिफिट के लिए, लेबर्स की राइट्स के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टैब्लिश किए हैं। उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो आईएलओ ने बनाए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। टोटल 8 हैं। 1989 में एक डिक्लेरेशन होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर आईएलओ को रिगार्डिंग, जिसके अंदर 8 प्रिंसिपल डिसाइड किए जाते हैं। 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है डिसाइड करते हैं। तो हमें 8 के 8 प्रिंसिपल याद नहीं रखने हैं, उसके अंदर से हम केवल 4 जो प्रिंसिपल है उनके बारे में जानेंगे और वही हमको डिस्कस करना है। जैसे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमें सिर्फ 4 प्रिंसिपल डिस्कस करने हैं, 4 प्रिंसिपल नहीं, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल। सो जो फर्स्ट है दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है, यानी कोई भी लेबर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी यूनिट्स के अंदर या फिर कहीं पर भी जाकर काम कर सकता है, उसका मेंबर बन सकता है। ऐसा जो है कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि वो इसी साइट पर काम करेगा, कुछ इस चीज के रिगार्डिंग। जो ये है आपका फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इज फ्रीडम एसोसिएशन, यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए जिस तरह से इंडिया के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे आर्टिकल्स मेंशन है कि दिस राइट रेफर टू दिस आर्टिकल, तो इसी तरह से आपके जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए हैं, इन्होंने भी कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। जैसे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? इट कम इन 87 एंड 96। Now move to the second fundamental principle, elimination of forced or compulsory labor. Elimination of forced labor. ये कौन से कन्वेंशन के अंदर आता है? तो इट्स कम इन कन्वेंशन नंबर 29, यानी आर्टिकल नंबर 29 है 105। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप किसी भी लेबर से फोर्सफुली किसी फैक्ट्री के अंदर किसी भी जगह पर जो है उससे फोर्सफुली आप वर्क नहीं करा सकते। ये चीज एलिमिनेट हो चुकी है, ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सो जो थर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो हर जगह हो रहा है दैट इज एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी है जहाँ पर जो चिल्ड्रंस इनकी एज बिलो 14 ईयर्स होती है उनको कंपल्सरी या फिर मजबूरी में उनसे वहां पर काम किया जाता है। तो ये आर्टिकल है जो उसको बैनिश करता है, हटाता है। तो इस आर्टिकल का हिंदी आर्टिकल नंबर 138।
there is one more fundamental principle, that is elimination of discrimination in respect of employment and occupation, यानी elimination of disrespect, यानी अगर किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो. तो दीज आर 4 fundamental principles which was established in ILO declaration, was established in 1988, 1989, and there are total 8 fundamental principle, but हमको जो है सिलेबस के रिगार्डिंग ओनली 4 fundamental principle जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. Now we will discuss the remaining part of this topic, that is India and ILO. How India is connected to the International Labour Organization, और क्यों इसका नाम जो है ILO के साथ में एसोसिएट किया गया है, तो उसको हम देखेंगे. इंडिया एंड ILO, इसका मतलब क्या है इंडिया एंड ILO का? तो इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर माना जाता है. इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर है ILO का, यानी इंडिया उन मेंबर्स में से है, उन कंट्रीज में से है जिन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था. तो इंडिया को एक फाउंडिंग मेंबर माना जाता है और ये परमानेंट मेंबर है, यानी फाउंडिंग मेंबर भी है प्लस ये परमानेंट मेंबर भी है. परमानेंट मेंबर एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो परमानेंट मेंबर कब से है? सिंस 1922. तो 1922 से इंडिया जो है परमानेंट मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का. सो और इंडिया के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को के ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर, उसी तरह से ILO के भी ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर. तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट ऑफिस है ILO का, वो कब स्टैब्लिश हुआ? दैट वाज स्टैब्लिश इन 1928. 1928 में पहला ILO ऑफिस स्टैब्लिश हुआ. ठीक है. एंड जितने भी आपके हमने 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, उनमें से मैंने आपको बोला कि हमें 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल ही लर्न करने हैं. तो 8 में से 6 ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिनका जो आइडियाज है वो इंडिया ने दिए हैं. तो इंडिया बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव एजेंसीज होती हैं जो यूनाइटेड नेशन के साथ में एसोसिएट होती हैं. कुछ यूनियंस होते हैं. तो इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा यूनियन है जो वर्कर्स के लिए, जो एम्प्लॉयज के लिए, उनके लिए काम करता है, उनकी रिपोर्ट्स आगे जाके ILO में सबमिट करता है? तो उसका नाम है जो इंडिया के अंदर जो ट्रेड यूनियंस है. ठीक है. ये जो ट्रेड यूनियंस है ये उनके वेलफेयर के लिए, राइट्स के लिए, उनकी वेजेस के लिए, कोई एलिमिनेशन ना हो, कोई चीज का डिसरिस्पेक्ट ना हो, उन चीज के लिए ट्रेड यूनियंस काम करते हैं. तो एक ट्रेड लेबर और है इंडिया के अंदर, दैट इज नेशनल ट्रेड यूनियन, नेशनल लेबर ट्रेड यूनियन. ये नेशनल लेवल का है जो वर्कर्स के राइट्स के बारे में डिस्कस करता है और उनके राइट्स के बारे में बात करता है. सो क्लास ये टॉपिक था हमारा ILO, विच रेफर टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. विद दिस टॉपिक आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट द मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, the United Nations Organization. So in the next video we will discuss our new chapter of the political science class 12. तब तक के लिए thank you so much. जय हिंद.